नमस्कार साथियों, हम अभी अपना खोज और अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि कैसे हमें रॉ कॉन्टैक्ट टीचिंग द लॉ ऑफ वन के बारे में पता चला और इसे जानने के बाद हमारे भीतर क्या बदलाव आया। एज ए स्पोर्ट पर्सन बिहार में 2013 से स्पोर्ट शूटिंग में जुड़े हुए हैं। स्टेट और एनसीसी की तरफ से अब तक अनेकों मैच खेले और स्टेट, प्री नेशनल और नेशनल लेवल मैच में मेडल भी आया और स्पोर्ट करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने समाज के अनेकों लोगों द्वारा सम्मान सहित आर्थिक सहयोग भी मिला। नज़दीकी मैच पिछले साल ओलंपिक लेवल गेम्स डीफ ओलंपिक ब्राज़ील में भाग लेने का मौका मिला और 7वें पोजीशन पर रहे। साथ ही पिछले साल केरल में हुए 65वां नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में हमारा 2 गोल्ड आया और वहां से लौटने पर काफ़ी लोगों द्वारा सम्मान भी मिला, अनेकों लोगों से मिले भी। हम उन सब के प्रति अभी भी आभारी हैं। हम बिहार में रहते हुए स्पोर्ट राइफल शूटिंग जो हाई प्रिसीजन साइको टेक्निकल गेम है, खासकर 50 मीटर राइफल शूटिंग जहां खिलाड़ी के साथ साथ परिवार का भी तन मन धन द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ बिहार में बिना प्रॉपर फायरिंग रेंज और कोच के बावजूद अपने आप को हर लेवल पर अपग्रेड करने के लिए हम हर प्राचीन और वर्तमान गुरु, कोच, साथ ही दुनिया भर में हर तरह के माइंडसेट वाले अनेकों रिसर्चर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को सुनते देखते हुए उसमें जो भी अपने लिए सार्थक लगा उसे लेकर अपने आप को अपग्रेड करते आ रहे हैं, जो वर्तमान में भी जारी है। हम जो भी निष्पक्ष और विज्ञान के दृष्टि से अपना खोज और अनुभव शेयर कर रहे हैं उसे आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दिया गया है। हमारा बचपना भी श्लोक, कविता, कहानी इत्यादि सुनते हुए ही बड़ा हुआ है और माँ एक कविता अक्सर सुनाती थी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। तब हम उस वक्त के शिकारी लोगों को आते जाते देखा भी करते थे। समय के साथ हम्बल मैसेंजर रॉ कॉन्टैक्ट से मिले, यूनिटी वननेस पर आधारित लॉ ऑफ वन के द्वारा समझे कि शिकारी आखिर कहते किसको है और उसका जाल वर्तमान में पूरे जीवन और पृथ्वी मंडल में कहाँ तक फैला हुआ है, जहाँ अनेकों लोगों का जिंदगी फंसा हुआ है और उसका अंतरात्मा समाधान या राहत खोज रहा है। पिछले साल जब केरल में थे, एक वीडियो हमें यूट्यूब पर मिला। हम दोबारा उस वीडियो खोज कर देखे तब ध्यान आया कि उसी वीडियो के शुरुआत में गिन्नी मैम लॉ ऑफ वन का जिक्र की थी। साथ ही गिन्नी मैम का एक्सप्रेसिव नेचर, करेज, जानने और बताने को तत्परता और वर्तमान में पृथ्वीमंडल पर प्रकट और छुपे रूप से चल रहे अच्छे बुरे अनेकों सिस्टम के प्रति उनका जागरूकता हमें बेहतर लगा। फिर यूट्यूब में खोजने पर गिन्नी अनिजा नाम से चैनल मिला जिसमें एक लॉ ऑफ वन नाम से प्लेलिस्ट है। इसी किताब के ऊपर जिसका नाम द रॉ कॉन्टैक्ट टीचिंग द लॉ ऑफ वन है। इसी प्लेलिस्ट में पूरे 106 सेशन का पा और गिन्नी मैम के द्वारा काफ़ी बेहतर अच्छे ढंग से देवनागरी में अनुवाद मौजूद है। इस किताब के PDF LL रिसर्च के वेबसाइट पर मौजूद है जो कि अंग्रेजी में है। मेडिटेशन के दौरान विनम्र संदेश वाहक रॉ सभ्यता से कांटेक्ट करके तैयार किया गया किताब है। रॉ एक आध्यात्मिक रूप से विकसित सभ्यता का नाम है। वो सभ्यता में सभी लोग आपस में पूरी तरह से संगठित और टेलीपैथी से जुड़े हुए हैं और उस विकसित सभ्यता में सभी लोगों का नाम भी रॉ ही है और वो सभ्यता एक अनंत रचयिता के बनाए नियम और टेक्नोलॉजी के द्वारा अपग्रेड होकर हमारी सभ्यता से लगभग करोड़ों अरबों वर्ष आगे की विकसित सभ्यता है। इस रॉ से कांटेक्ट के लिए मेडिटेटर्स ग्रुप में 3 लोग, डॉन एल्किंस, कार्ला रुक्कर्ट और जिम मैकार्टी हैं। तीनों में कार्ला चैनल थे, यानी रॉ से कांटेक्ट के लिए समाधि में जाकर वो अपने बॉडी से बाहर आ जाती थी। उसके बाद उसी का बॉडी में आकर रॉ सभ्यता के लोग बोलते थे। डॉन सवाल पूछते थे और जिम वहाँ पर जो भी कांटेक्ट मेडिटेशन चल रहा था उसका ध्यान रखते थे, खासकर डेटाबेस संग्रह इत्यादि। रॉ के साथ
कॉन्टैक्ट 1981 को शुरू हुआ था, जो 1984 करीब 3 साल तक चला। और इसी रहा कॉन्टैक्ट से मिले क्रिएटर के व्यवस्था, एकता, यूनिटी, वननेस पर आधारित जीने के ढंग का ज्ञान, लॉ ऑफ वन के आधार पर दुनिया भर के अनेकों देशों और जगहों में स्टडी और मेडिटेटर्स ग्रुप बना हुआ है, जो कि एल रिसर्च के वेबसाइट के ऑप्शन में कनेक्ट टैब के अंदर स्टडी ग्रुप में जाकर अभी भी देख सकते हैं। भारत, ताइवान, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, बेल्जियम, नॉर्थ कैरोलिना, ऑस्टिन, डेनवर, शिकागो, लुइसविल, केंचुकी, यूएस, मेम्फिस, फिलाडेल्फिया, वन वर्ल्ड वाइड ग्रुप, बर्मिंघम, अलाबामा, सियाटल इन वाशिंगटन, लास वेगास, यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा, ऑलिंडा, मकावाओ, मावी, हवाई, कोस्टा मेसा इन ऑरेंज काउंटी इत्यादि अनेकों देशों और जगहों के लोग सामाजिक रूप से एकजुट होकर अपने आप को आत्मा के तल पर हायर फ्रिक्वेंसी में अपग्रेड कर रहे हैं। हम किन्या नेजा चैनल में लॉ ऑफ वन प्लेलिस्ट के अंदर पूरे सेशन का अनुवादित वीडियो देखे और सुने हैं। इसी साल जब हम वातावरण में अपने आँखों से इंड टाइम मैडनेस जैसा झलक देखे, तब हम समाधान जानने के ख्याल से रोज दिन रात एक करके पूरा सुने और राज जो भी बताए हैं उसे जानने का कोशिश की। इसमें दिया गया जानकारी ज़बरदस्त ऊर्जा से भरा है। इसी ऊर्जा से हम भीतर ही भीतर, जहाँ हम परेशान और उलझे हुए थे, हमारे भीतर काफ़ी हीलिंग हुआ और राहत भी मिला। हमारे भीतर अतीत में जो डर और गिल्ट पैदा हो गया था, वह भी काफ़ी हद तक विसर्जित हुआ। कई बार हम घोर हैरानी से भी भरे ये देख कर कि कैसे लॉ ऑफ वन अपने वर्तमान जिंदगी में, वातावरण में, समाज में और दुनिया भर में हो रहे हर छोटे या बड़े लेवल के घटनाओं से अनेकों तरह से मैच कर रहा है और इसके द्वारा अनेकों भीतरी सवालों का जवाब भी मिला। जैसे पृथ्वीमंडल पर जीवन का विकास कैसे हुआ और हम लोग क्यों इस दुनिया में आए हैं, जिंदगी का प्रयोजन क्या है, क्या पृथ्वीमंडल पर किसी भी रास्तों पर जीने के लिए एक अनंत रचयिता द्वारा बनाया गया कोई नियम भी है जो हमें पता नहीं है, क्या क्रिएटर के द्वारा बनाए गए जीवन व्यवस्था में हमारा कोई जिम्मेदारी भी है जहाँ से हम भटके हुए हैं। हमारा ज़िंदगी खासकर शारीरिक रूप से डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी की हालत में क्यों है। वर्तमान में क्रिएटर किस रूप में काम कर रहा है और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका प्रूफ क्या है और हमें कहाँ मिलेगा। क्रिएटर की तरफ से हम कितना सुरक्षित और मुक्त हैं और उसके नज़रिए से हमारा क्षमता और संभावना कितना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट या हायर सेल्फ क्या है, उसका हमारे ज़िंदगी में क्या रोल है। जीवन सिर्फ धरती पर ही है या दूसरे ग्रहों पर भी सभ्यता है। जगत में मौजूद हमारी सभ्यता से लाखों, करोड़ों या अरबों वर्ष आगे की विकसित सभ्यताओं से हेल्प मांगने का क्या कोई तरीका भी है। हमारी ज़िंदगी या समाज में सेपरेशन का जहर क्यों जंगल के आग की तरह फैला हुआ है और इसका समाधान क्या है। दूसरों को या अन्य जीव जंतु या प्रकृति व्यवस्था को अगर हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो इसमें हमारा बेनिफिट क्या है। और अगर हम दूसरों को किसी भी तरह से जाने या अनजाने डिस्टर्ब करते हैं, तो इसमें हमारा लॉस क्या है। और विज्ञान आखिर सचमुच ही किस लेवल तक विकसित है और यूएफओ या क्राफ्ट क्या है। कैसे पहचानेंगे कि क्राफ्ट लाइट फोर्सेज का है या डार्क फोर्सेज यानी असुर का है। क्या देवासुर संग्राम वर्तमान में भी चल रहा है। साइकिक या पैरासाइकोलॉजिकल अटैक क्या है और कौन करता है और कब करता है और इसका समाधान क्या है। असुर आखिर कहते किसे, जो सुर में ना हो यानी असंतुलित हो। उसका पहला धर्म ही सेपरेशन यानी अलगाव होता है, जो दूसरों को पीड़ा, परेशानी या छटपटाहट में देखकर ही जिसे खुशी मिलता हो, वैसे ही लोगों को असुर या आसुरी प्रभाव से ग्रसित लोग कहा जाता है। हम इस बात को निरर्थक बकवास और अफवाह मानते हैं कि कोई एलियन या असुर कोई दूसरा ग्रह से हमारी सभ्यता के ऊपर हमला करने आ रहा है। असुर बहुत पहले ही चोरी छिपे पृथ्वीमंडल पर हजारों हजार सालों से मौजूद रहा है, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का मास्टर है और वो उस टेक्नोलॉजी द्वारा समाज में सेपरेशन पैदा करके लोगों को अंधा कमर्शियल रेस में रुपया से बांधकर जबरदस्ती हर किसी को फंसाकर उसके ज़िंदगी को नर्क बनाए हुए। ये खासकर भारत में कोई भी समझ सकता है। जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं देवनागरी, जिसका मतलब होता है देवों के नगर की, और भारत में भाष शब्द का मतलब होता है मुक्त, एक अनंत रचयिता जैसा मुक्त और आज़ाद।
छुपे हुए असुर या असुर प्रभाव से ग्रसित लोगों जैसा नहीं, जो वर्तमान में हर विभाजित सेपरेटेड लोगों के शरीर मन आत्मा को वो अपना शिकार बना रहा है, बल्कि रचयिता जैसा मुक्त और आज़ाद, जो हर जीव जंतु के जिंदगी का साथ, एकता, यूनिटी और वननेस के नियम वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी मंडल पर अपना जीवन व्यवस्था बनाया गया था। तो भा का और भी मतलब अल्टीमेट फ्रीडम, अबंडेंस, नॉलेज, ज्ञान, रोशनी, आभा या हायर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। और रत का अर्थ लगातार रूप से कोशिश में लगा हुआ, यानी भारत का मतलब एक अनंत रचयिता जैसा जीवन में ज्ञान और आज़ादी यानी फ्री विल के द्वारा भाग्यवान, ऐश्वर्य और परम आत्मा की तरह बनने के लिए लगातार प्रयास में लगा हुआ। शरीर, मन और आत्मा सहित अपना संपूर्ण अस्तित्व ही असली मंदिर है। जिंदगी ही असली तपस्या है और तपस्यारत हर किसी को असुर युगों युगों से सदा ही परेशान करता आया है। अपने आप को ही भाग्यवान का मंदिर या ऐश्वर्य का मंदिर या परम आत्मा का मंदिर बनाना होता है। वर्तमान पृथ्वीमंडल में अनेकों लोगों का अस्तित्व असुर का मंदिर यानी असंतुलित प्रभाव से ग्रसित मंदिर हो गया है, जो अपना लिमिट और मैकेनिकल जैसा आइडेंटिटी के साथ साथ अपने आप को बिना खुद के खोजे अनजाने में वो अंधेरे में जीवन के नाम पर देखा देखी में अपनाए आदतों के वशीभूत यांत्रिक ढंग से कठपुतली की तरह चले जा रहा है। भारत शब्द एक स्थिति का भी नाम है, एक हालात का भी नाम है, जिसमें पूरे पृथ्वी मंडल के अनेकों लोग जाने और अनजाने में अपने अपने तरीके से लगा हुआ है। यहाँ इस पृथ्वी मंडल पर किसी भी कालखंड में मार्गदर्शन देने वालों का जरा भी कमी नहीं रहा है। अगर कमी भी रहा है तो सिर्फ जानने वालों का ही रहा है। जो भी लोग पहली बार ये सब बातें सुन रहे हो सकता है कि अचंभा हो कि हम क्या बोले जा रहे हैं। जो लोग खुद से जानने के बजाय मानने और विश्वास का रास्ता चुनते हैं आंख मूंद करके, उस माध्यम से सीख कर वो अनजाने में अपने ही मन द्वारा किए जा रहे कर्म के द्वारा अपना ही जिंदगी को अंधेरे में कैद करके रखे हुए होते हैं। पृथ्वीमंडल पर जो भी जीव जंतु है उसमें मानव शरीर सबसे ज़्यादा आसानी से प्रोग्रामेबल रचयिता का टेक्नोलॉजी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। यानी मानव शरीर आर्टिफिशियल मैकेनिकल यानी बनावटी मशीन जैसा लिमिट आइडेंटिटी वाला यांत्रिक पहचान या वो असली आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जिसे हर किसी को खुद ही मेडिटेशन या खोज के रास्ते अपने बारे में जानना होता है, वह दोनों में किसी भी आइडेंटिटी यानी पहचान के साथ पूरा जीवन जी सकता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जैसा लिमिट आइडेंटिटी के साथ वह यांत्रिक यानी मैकेनिकल ढंग से चलते चलते लोगों का अपना मन सब आध्यात्मिक आइडेंटिटी यानी अपना असली रूप के साथ साथ अपना भीतरी आध्यात्मिक क्षमता भुलाकर उसे खो दिया है। और भीतर भीतर गिल्ट, डर, अपराध बोध, शर्म, संकोच और हिचकिचाहट जैसा मंगलकारी रुकावट हर किसी के जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। ज़्यादातर लोगों का मेन स्ट्रीम यानी प्रचलित माध्यम से विज्ञान या मनोरंजन के नाम पर बिना खुद से जांच पड़ताल किए कुछ भी आंख मूंद कर मान लेना या मजा या जानने के चक्कर में बनावटी पिक्चर देखते रहने के कारण भले ही वो कितना भी अपने आप को मॉडर्न मानते या औरों को अपग्रेडेड दिखाते हो, अंधा विश्वास या कॉन्फिडेंस के कारण अनजाने में उसका जिंदगी और आत्मा कठपुतली का तरह किसी और के हाथ में होते चला जा रहा है। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कहीं भी या किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करना या उसका कुछ भी स्वीकार करना अपने आप में उसके छिपे प्रयोजन को परमिशन यानी आज्ञा देने के समान है, क्योंकि किसी का माना हुआ उसका अपना जाना हुआ ही नहीं है, किसी और का जाना हुआ है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन या जानकारी और उसके पीछे का छुपा प्रयोजन अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा की तरह होता है। वो ऊर्जा और उसके पीछे का छिपा प्रयोजन या तो हमें भीतर से बांध कर हमें आत्मा सहित कैद कर देता है, या फिर कोई ज्ञान रूपी ऊर्जा हमें हर स्तर पर हर लेवल पर समस्त कैद या बंधनों से मुक्त करने का संभावना भी रखता है।
रा कॉन्टैक्ट से मिला लॉ ऑफ वन में भी ये क्षमता है जो अनेकों के भीतर सेपरेशन साइको प्रोग्रामिंग से ग्रसित भीतर से डरा कटा और विभाजित मन में डर को विसर्जित करके उसके मन को वापस यूनिटी यानी वननेस की ओर लौटने का उपाय और रास्ता बता रहा। हमारे ही ऊपर निर्भर है कि निष्पक्ष दृष्टि से जानने के लिए और उस पर पहल करने के लिए हमारा तैयारी कितना है। हमारा पूरा भरोसा है कि जो भी अपने आप को अपग्रेड करने या भीतरी समाधान के ख्याल से जानने समझने का कोशिश करेगा वो परेशानी भरा मानसिक साइकोबॉडी के कैद और अनावश्यक बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। साथ ही निरर्थक चक्करों से भी मुक्त हो जाएगा और युवा वर्ग का ध्यान जहाँ भी अनावश्यक रूप से अटका या फंसा हुआ है, जैसे हम एनसीसी में भी रहे हैं और अनेकों एनसीसी कैंप और आर्मी कैंप में पूरे देश के युवाओं का हालत भीतर से कैसा है अपनी आँखों से देखे। उन सभी के मार्गदर्शन और हर तरह का संतुलित आत्मसम्मोहन से मुक्त होने के लिए ये रा कॉन्टैक्ट का लॉ ऑफ वन हमारे नज़र में अचूक मार्गदर्शन है, जो इसे पूरा पढ़कर या सुनकर अगर कोई जानने का कोशिश करे तब उसे आंखों देखा प्रूफ या प्रमाण मिल सकता है, जिसे हम खुद भी हर समय वर्तमान में अनेकों लोगों की तरह देख रहे हैं। हम कोई अनोखा पैदा नहीं लिए। जन्म से मृत्यु तक जहाँ जिंदगी में हर किसी का ध्यान जाता रहा है उधर हमारा भी गया है, और ज़िंदगी में जहाँ हर कोई उलझता फंसता या भटकता रहा है उधर हम भी साइकोलॉजिकली उलझे फंसे और भटके, साथ ही निरर्थक परेशान भी हुए। और एक वक्त ऐसा भी था जब गंभीर रूप से खुद को फंसा हुआ फील कर रहे थे, जैसे 2017 में किसी के बातों में आके कन्फ्यूजन के कारण अपने भीतर आ रहे गहरे इंट्यूशन को पूरी तरह इग्नोर करके अपने आप को पूरा पागल होने के लिए खुला छोड़ दिया। और जो डिसीजन लिए उसके बाद जब हमें पता चला कि सचमुच ही हम गलती कर बैठे हैं, तब हमारे भीतर गिल्ट और फियर क्लाइमैक्स पर पहुंच गया था और अपने आप को शट डाउन यानी अपना ज़िंदगी ख़त्म करने का उपाय भी करने लगे थे। अक्सर अपने शूटिंग रेंज रूम या अपने बेडरूम में बंद होकर या फिर देर रात करीब 2:30-3 बजे के आसपास हम छत पर रोते थे। उस वक्त हमारे पास एक और भी समस्या था, एलर्जी का, जो मिडिल स्कूल 2005 के आसपास दाखिला लिए थे तभी शुरू हो गया था। रनिंग नोज कभी भी शुरू हो जाता था। कई बार लंच ब्रेक के दौरान ही हम परेशान होकर घर लौट आते थे और ये समस्या भी 2019 आते आते ये भी क्लाइमैक्स पर पहुंच गया था। ये प्रॉब्लम अक्सर रात में बढ़ जाता था, ना के बजाय ज़बरदस्ती मुंह से श्वास लेना पड़ रहा था और भीतर ही भीतर काफ़ी डिमोटिवेटेड भी से। हालांकि सुसाइडल साइको टेंडेंसी के कारण कुछ ऐसा आदत भी अपना लिए थे जिसके कारण हमारे भीतर बैक्टीरिया और वायरस के नाम पर डर कम होते होते पूरा ही ख़त्म हो गया। साथ ही संयोग से एक वीडियो देखे थे बुखार के ऊपर, फीवर क्योर इन 72 आवर्स बाय डॉक्टर BRC। उसी वीडियो देखकर हमें पता चला कि गलती हम क्या कर रहे हैं और हमें भीतर से लगा कि अपने बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फीवर ही हमको एलर्जी से मुक्त कर सकता है और अपने भीतर बुखार कैसे पैदा हो इसका कोशिश करने लगे। तीसरे दिन असली बुखार शुरू हुआ और 5 दिन तक चला। 5वें दिन जब सुबह जागे बिल्कुल ही अलग फील हो रहा था, लगा जैसे कि अपने नाक और गले के बीच का कोई हिस्सा अलग हो गया। रूम से बाहर भागे निकालने के लिए, बाहर नल के पास जब वो निकला और देखे तो बड़ा हैरान हुआ, छोटा ट्यूमर जैसा कप में लिपटा दिख रहा था। दूसरी बार भी वैसा ही निकला, क्षण भर को आया भी कि फ़ोटो ले ले, पर दिख ही ऐसा रहा था कि छोड़ दिया। उसी वक्त से हम फील किए कि अब हम करीब 14-15 साल पुराना जटिल एलर्जी से पूरी तरह मुक्त हुए। साथ ही कंफर्म हुए कि हमारा प्रकृति से जुड़ा शरीर का इम्यूनिटी खुद नेचुरल सर्जरी करने में पूरा सक्षम है। उस वक्त श्वास लेना बड़ा ही हल्का और कंफर्टेबल फील हो रहा था। लगा जैसे ज़िंदगी में पहली बार सांस ले रहे हो। बहती हवा में फूल का गंध भी उस दिन पहली बार फील किया और उन दिनों हर रोज़ 3:45 बजे के आसपास बिना अलार्म का सहज रूप से अपने आप ही नींद खुल रहा था। साथ ही निश्चिंत भी थे कि नींद सही मायने में पूरा हो रहा है। वही समय में हम रियलाइज़ किए थे कि हमारा शरीर क्रिएटर का बनाया हुआ
टेक्नोलॉजी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, एक अनंत रचयिता का बनाया हुआ, जिसका अपना टाइम जोन भी है। अलग अलग चिड़ियों का अपना टाइम जोन है, हर जानवरों का अपना अलग टाइम जोन है इस दुनिया में सर्वाइवल के लिए। इंसान को छोड़कर सभी जीव जगत अपना टाइम जोन में जी रहा है और पूरा स्वस्थ है। 2017 से 2022 तक हमारा करीब 5 साल भीतर ही भीतर उहापों और परेशानी भरा गुजरा। हमारा खोजी प्रकृति होने के कारण इस टाइमलाइन के दौरान अपने आप को मुक्त करने और समाधान के चक्कर में अनेकों रियलाइजेशन भी हुआ। रा कॉन्टैक्ट का लॉ ऑफ वन भी इस टाइमलाइन में हमें मिला था, परंतु अंग्रेजी में होने के कारण उस वक्त हम थोड़ा ही पढ़े थे। हालांकि किताब अपग्रेडेड लगा था और हम जानना भी चाहते थे, जो समय के साथ पूरा भी हुआ। खैर, बीता पिछला साल हमारे लिए एज ए लर्नर काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला। ओलंपिक लेवल गेम्स डीफ ओलंपिक ब्राज़ील में भाग लेकर लौटने के बाद हमारे भीतर भी हेल्थ सिस्टम में फिर उतार चढ़ाव होने लगा, जिसके कारण अपने शरीर के भीतर लिए हुए अज्ञात और जहरीले केमिकल्स से अपने शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने और शरीर का ध्यान रखने के लिए हम ऑनलाइन 2 यूनिवर्सिटी में कोर्स के लिए अप्लाई किए। पहला लिंकन यूनिवर्सिटी थे, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स ऑन एडवांस न्यूट्रिशन, और दूसरा श्रीधर यूनिवर्सिटी राजस्थान वाले में इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट कोर्स के साथ साथ साउंड एंड वाइब्रेशन थेरेपी कोर्स के लिए भी अप्लाई किए। और अप्रूवल होने के बाद कोर्स मटेरियल स्टडी करने के दौरान काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला। और बाद में डॉक्टर BRC द्वारा शुरुआत किए गए नाइस एंड वाइज मेडिकल नेटवर्क टीम से भी जुड़े और लोगों से जुड़कर हकीकत को और गहराई से समझे कि कैसे हम विज्ञान के नाम पर अंधविश्वास के रास्ते अज्ञात केमिकल अपने शरीर में लेकर अनजाने में अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और यही अनजाने में आफत भरा इन्वेस्टमेंट है, जिसके साइड इफेक्ट का जिम्मेदारी लेने वाला पृथ्वीमंडल पर कोई भी नहीं है, जिसके वजह से हमारा शरीर समस्याओं से ज़िंदगी भर के लिए जकड़ जाता है, जब तक कि हम गहराई से डिटॉक्स ना कर लें, जो कि जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग कर पा रहा है। परंतु ऐसे अनेकों साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, रिसर्चरों के खोज को पृथ्वीमंडल पर मौजूद कुछ आसुरी प्रकृति के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे बड़े शातिर ढंग से छुपाते आ रहा है। और उसके प्रभाव से विज्ञान के नाम पर धंधेबाजी भरा माइंडसेट यानी कमर्शियल लस्ट के कारण समाज के लोगों को लगातार दिखाया जा रहा आफत और समाधान के नाम पर अनेकों जानकारी हर किसी के मन को भटका रहा है। समाज में बनावटी सत्य यानी गहरा असत्य से परिपूर्ण अधूरा सत्य से भरा विज्ञान, जिसे लोग पूरा सत्य मानकर आंख मूंदकर विश्वास करके काफ़ी पढ़ा लिखा लोग भी विज्ञान के नाम पर आसुरी माया जाल को लोग अनजाने में खुद फॉलो करके उसे परमिशन दिए चला जा रहा है, जिसके वजह से आसुरी प्रकृति के लोगों का मनोबल बढ़ते चला गया और सामाजिक लोगों के अंधविश्वास के कारण ज़्यादातर भ्रष्ट मीडिया महामारी के नाम पर लूटमारी का अवसर पैदा किया है और आगे फिर कोशिश हो रहा है, जिसके उपद्रव से कमर्शियल लस्ट से ग्रसित हेल्थ चेकअप के नाम पर जिंदगी का कमाई लूटते हुए आसुरी खिलौना ज़बरदस्ती हर किसी के सिर पे सवार होकर बताने लगा है कि हमारा शरीर बीमार है या ठीक है, स्वस्थ है। और समाज में लोगों के शरीर का मालिक मन अगर खुद डरा और भटका हुआ हो तो शरीर का हालत आखिर क्या होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि प्लेसिबो इफेक्ट यानी उत्साहित उल्लास या जोश से भरा मन कैसे बड़ा से बड़ा शारीरिक आफत में भी बड़ा कारनामा कर जाता है। या नोसिबो इफेक्ट के प्रभाव से लोगों का मन डरा हुआ या जिसका मनोबल टूटा हुआ, सेपरेटेड विभाजित और निराशा से भरा मन को छोटा छोटा नकली और काल्पनिक समस्या भी उसे बड़ा बड़ा आफत लगने लगता है और उसके जीने का ढंग अनजाने में भीतर से घुट घुट के मरने के ढंग में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण उसका शरीर भी बर्बाद होने लगता है। और घटिया साइको प्रोग्रामिंग के कारण उसके बाहरी मन को खबर भी नहीं लगता और वो हमेशा यही सोचता है कि हम सब सही कर रहे हैं।
उसे जो भी दिख रहा या महसूस हो रहा उसके पीछे का धोखा ना वो समझता है और ना वो अपने ही अहंकार यानी भीतर का छुपा हुआ आग्रह के वशीभूत ना वो जानना ही चाहता है। उसका ज़िंदगी सामाजिक लोगों को कैसा भी खास या अनोखा दृष्टिगोचर हो, कैसा भी किसी को दिखाई देता हो, वो भीतर से असल में नर्क में जी रहा होता है। दूसरों के शरीर के मामले में हम भले ही भीतर से बने हों, चूँकि पृथ्वी मंडल पर कहीं भी कोई भी कैसे भी जिए, ये उसका अपना चुनाव और उसी का परिणाम भी है, परंतु अपने शरीर को रखना कैसे है इस मामले में हर कोई पूरा स्वतंत्र है। पृथ्वी मंडल पर अंधा कमर्शियल लस्ट के कारण वर्तमान समाज में नंगा शरीर और नंगा सत्य दोनों ही समान हालात हो गया है, जिसे जानने समझने के लिए कमज़ोर दिल और बुद्धि वाले लोग हमेशा दूर भागते हैं। अतीत में एक समय था जब हम भारत सहित दुनिया भर के बड़े बड़े खोजी और साइंटिस्ट लोगों के द्वारा काफ़ी कुछ सुने देखे जाने और हमारा माइंडसेट मेन स्ट्रीम साइको प्रोग्रामिंग के बाहर चल रहे आसुरी व्यवस्था के बारे में जानकर हमारे भीतर भी डर पैदा हो गया था। वो डर हमारे भीतर इतना बढ़ गया था कि अपना पोस्ट जो किए हुए थे अपने सोशल मीडिया पर वो हम खुद ही डिलीट कर दिए थे। वर्तमान में विज्ञान का स्तर तो हम मानते हैं कि शक्तिमान में दिखाए गए डॉक्टर जेकल से भी काफ़ी आगे चल रहा है और दुनिया भर में आसुरी प्रकृति के लोगों द्वारा छुपे रूप से तैयार किए हुए टेक्नोलॉजी का अनेकों रिसर्चरों द्वारा खुलासा भी हो रहा है, जिसके सहारे डार्क फोर्स से यानी असुर या आसुरी प्रभाव से ग्रसित लोग पृथ्वी मंडल पर सामाजिक लोगों को जाने अनजाने उसके ज़िंदगी को एक निश्चित दायरे में कैद करके आशा और मनोरंजन के रास्ते बहला फुसला कर धोखे में रखे हुए हैं। एक निश्चित सीमा तक ही विकास या परिवर्तन के नाम पर सर्वाइवल मोड में पीढ़ी दर पीढ़ी केवल दोहराव यानी रिपीटिशन ही हो रहा है। खैर, जिंदगी में कोई भी समस्या या आफत कितना भी बड़ा हो, अंतरात्मा के लिए समाधान का कोई ना कोई द्वार सदा ही खुला होता है। ये हमारा बचपन से ही धारणा रहा है और जल्द ही एक अनंत रचयिता के बनाए हुए व्यवस्था द्वारा पृथ्वी मंडल पर बड़ा बदलाव होने का समय आ गया है और समाज में संतुलित लोगों के भीतर सेपरेशन साइको प्रोग्रामिंग का जेल भी जल्द ही टूटने वाला है। और अपने आप को साइकोलॉजिकली अपग्रेड करने के चक्कर में बचपन से अब तक दुनिया भर के अनेकों बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को सुनते आए हैं। उन सबसे अपग्रेड होकर खासकर हम्बल मैसेंजर रहा कॉन्टैक्ट से मिला लॉ ऑफ वन, जिसे जानकर हमें पता चला कि क्रिएटर का एक अनंत रचयिता का कितना बड़ा व्यवस्था हमें सहयोग करने के लिए हमारा साथ रहा है, जिसके व्यवस्था को हम लोगों का अपना सेपरेटेड आइडेंटिटी यानी सेपरेशन साइको प्रोग्रामिंग से ग्रसित विभाजित मन ही अनजाने में उसे रोकता और डिस्टर्ब करता आया है। अतीत और वर्तमान के साथ नज़दीकी भविष्य में होने वाले बदलाव दृष्टिगोचर दिखाई देते हुए भी वही लोग ठीक से जान और समझ पाएगा जो अपने साइकोलॉजिकल प्रोग्राम से कनेक्टेड डेटाबेस यानी अपने भीतर के ज्ञान को अपग्रेड करे और अपने आप को आर्टिफिशियल आइडेंटिटी के पार अपना असली स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को जाने। तभी वो जान पाएगा कि सचमुच ही वो कौन है और उसका और भी कोई असली रूप और क्षमता के साथ अधिकार और जिम्मेदारी भी है, जो पृथ्वी मंडल पर चल रहे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी द्वारा आसुरी माया जाल और निरर्थक चक्कर के चपेट में भुलाए बैठा है। और नज़दीकी समय में रॉ कॉन्टैक्ट से शांति दूत की तरह सहज प्रेम से भरा संदेश लॉ ऑफ वन, जिसे पढ़ने या सुनने के साथ बड़ा राहत जैसा फील होता है। एक दृष्टिगोचर अनुभव यहाँ शेयर कर रहे हैं जो हम ऑफिशियल रॉ कॉन्टैक्ट ग्रुप में ही शेयर किए थे। रात्रि काल को कभी कभार तारा जैसा आता जाता कम या तेज लाइट और स्पीड में जो दिखता है वो तो क्राफ्ट ही है ना। जब लॉ ऑफ वन सेशन पर हमारा श्रवण योग पूरा होने के करीब था, रात में जब हम सुनते थे तो सिर हमारा आकाश की तरफ होता था और अक्सर रात में क्राफ्ट आते जाते दिखाई देता था।
हमारा इच्छा था कि उससे अपने उम्र में छोटे भाई चारू और बहन अनिमा दोनों को दिखाएं, और एक दिन जब उन दोनों को छत पर बुलाए तब उस दिन का मेमोरी हम सब के भीतर गहरा बैठ गया। काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट दिखा था देर रात तक, हर दिशा से आता जाता हुआ, कुछ कम तो कुछ तेज लाइट और स्पीड में था। अनिमा को भी बेहतर लगा, लेकिन चारों को इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था कि हम भी हैरान हो रहे थे, और वो बार बार बोल रहा था मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और ये बात लगातार कई बार वो बोला। पिछले दिन फिर वो याद कर रहा था, वो दिन अनोखा था। उस दिन के बाद रात में जब भी हम आते छत पर लॉ ऑफ वन सुनने के लिए, तो वो भी एक और कुर्सी लगा के चुपचाप सुनते हुए बैठा रहता, और क्राफ्ट जब भी दिखे इशारा करता। हालांकि तारा जैसा रोशनी के रूप में आते जाते पिछले दशक से ही देखते आ रहे थे। बाद में यूएफओ शब्द दुनिया भर के खबरों द्वारा भी देखे, परंतु ठीक से उसके बारे में यही रॉ कांटेक्ट के लॉ ऑफ वंस से ही कंफर्म हुए। हम रॉ सभ्यता और उसके जैसे अन्य विकसित सभ्यता जो क्रिएटर के बनाए नियम और व्यवस्था का प्रेम पूर्वक सम्मान और रक्षा करते हैं, और पृथ्वीमंडल पर चल रहे जीवन व्यवस्था में सामाजिक लोगों के नज़रों से दूर रहकर हमारी सभ्यता का ध्यान रखते आ रहे हैं, उन सभी राह और उनके जैसे पथमार्गी सभ्यताओं का हम स्वागत करते हैं, और हम भी अपना सहमति देते हैं कि एक अनंत रचयिता के व्यवस्था द्वारा पृथ्वीमंडल पर होने जा रहे बड़े बदलाव के दौरान वातावरण सहित सभी जीव जगत के जीवन व्यवस्था को बचाने और संतुलित रूप से हार्वेस्ट के लिए उन्हें जो भी ठीक लगता हो वो अपना एक्शन जरूर लें। खासकर पृथ्वीमंडल में आसुरी प्रकृति लोगों द्वारा बनाए हुए छिपे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के सहारे किए जा रहे क्रिएटर की टेक्नोलॉजी यानी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में छेड़खानी, जैसे अनेकों जीव जंतु के साथ साथ मानव शरीर और धरती के प्राकृतिक और आकाशीय वातावरण का छेड़छाड़ और नज़दीकी भविष्य में उपद्रव भरा प्लानिंग को रोकने के लिए वो अपना प्रयास ज़रूर करें। इसके लिए हम रा और उनके जैसे पथमार्गी सभ्यताओं का हम अपने खुले दिल से आह्वान करते हैं। अब हम चलते हैं। हमारी बातों को आपने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए हम आभारी हैं। हम फिर कभी आपसे मिलेंगे। आरोनई वासु बोरास।